हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ेंगे गुडेल्स एयरवे के बारे में एंड लैरिंगो स्पैज्म के बारे में। ये नर्सिंग में पूछे जाने वाले बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये मल्टीपल्स एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो गुडेल्स एयरवे होता है वो हमारा ओरोफेरेंजियल एयरवे होता है। यानी कि ये एक तो प्लास्टिक का बना होता है, प्लास्टिक की डिवाइस होती है। इसकी जो इमेज है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और उसके अलावा जो हमारा माउथ होता है उसके पीछे फेर्निक्स पार्ट होता है। अगर आपने एनाटॉमी पढ़ी है तो आपको पता होगा। तो ये उसके थ्रू इंसर्ट किया जाता है। किसके थ्रू? माउथ के थ्रू। और इसका जो यूज़ है वो ये है कि जो हमारी जो टंग होती है, क्या होता है, कई बार जो पेशेंट होता है अगर उसको कोई ऐसी ट्रॉमा से उसको ट्रॉमा हो गया हो, खासकर फेशियल इंजरी हुई हो, या फिर कोई भी फेस से रिलेटेड ट्रॉमा हुआ हो, या फिर कोई उसको मेजर ट्रॉमा हो गया हो, तो जो उसकी टंग है वो फॉल बैक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा जो उसका एयरवे है उसका ऑब्स्ट्रक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उसका जो एयरवे है उसको ऑब्स्ट्रक्ट होने से उसको प्रिवेंट करें। इसीलिए हम ये डिवाइस यूज़ करते हैं। कौन सी? गुडेल्स एयरवे। वो हम उसके माउथ के अंदर इंसर्ट करते हैं, जिसकी जो उसकी टंग होती है वो फॉल बैक नहीं होती, और जो उसका एयरवे होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता। हम उसको ऑब्स्ट्रक्ट होने से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है। अब हम इसके इंडिकेशंस पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो इसके इंडिकेशंस होते हैं उसमें होता है जैसे कि जो अनकॉन्शियस पेशेंट है और उसको गैग रिफ्लेक्स नहीं आ रहा है, तो उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसका जो एयरवे है वो कभी भी ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम उसके अंदर इसको इंसर्ट करें। और उसके अलावा जैसे उसकी टंग है उसको वापस उसके फॉल बैक होने के चांसेस हैं, तो उसके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको इंसर्ट करना। उसके अलावा ड्यूरिंग बैग मास्क वेंटिलेशन, जब हम ऑक्सीजन लगाते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करता है पेशेंट बैग मास्क वेंटिलेशन के थ्रू, तो उस वक्त भी इसे लगाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है कार्डियक अरेस्ट यानी सीपीआर। ड्यूरिंग सीपीआर पेशेंट को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसके अलावा जो कार्डियक से रिलेटेड कार्डियक अरेस्ट सिस्टम हो जाता है, तो उसमें भी इसका यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है हमारा शॉर्ट टर्म एनेस्थीसिया प्रोसीजर। आपको पता है, जब एनेस्थीसिया दिया जाता है, पेशेंट है उसके जो जितनी भी उसके सेंसेस हैं वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाते हैं, वो इतने सही से काम नहीं करते। तो ऐसे टाइम पे ना टंग का फॉल होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं, या फिर जो हमारा एयरवे है उसके ऑब्स्ट्रक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए इस टाइम पे इसको लगाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की कि कहाँ कहाँ में से ये यूज़ नहीं करना चाहिए। तो हमें इसे क्या कहते हैं, उसको कॉन्शियस एंड सेमी कॉन्शियस पेशेंट में यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअली फेर्नेक्स को टच करता है और वहाँ पे हमारा जो गैग रिफ्लेक्स सेंटर वो प्रेजेंट होता है। जैसे ही वो उसे टच करेगा वो पेशेंट उसको बाहर निकाल देगा। इसलिए इसको वहाँ पे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉरी, इस वजह से इस वाले इन पेशेंटों में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही हम इसको इंसर्ट करेंगे वैसे ही पेशेंट को काफ़ी तेज़ कफिंग होगी या फिर वो उसको बाहर निकाल के फेंक देगा। उसके अलावा ओरोफेरेंजियल ट्रॉमा, अगर फेर्नेक्स के अंदर ट्रॉमा है तब भी हम इसे इंसर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ये और भी ज़्यादा इंजरी कर सकता है। कहाँ? फेर्नेक्स के अंदर जाके। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास इमेज है किसकी? ओरोफेरेंजियल एयरवेज की। तो आप देख सकते हैं, ब्लैक के लिए 0 नंबर होता है। ये प्लास्टिक डिवाइस आपको दिख ही रहा होगा। वाइट के लिए 0 नंबर, ग्रीन के लिए 1 नंबर, ऑरेंज के लिए 2 नंबर, रेड के लिए 3 नंबर और येलो के लिए 4 नंबर। ये इनके नंबर होते हैं और इन्हें अलग अलग नंबरों के हिसाब से, एज ग्रुप के हिसाब से इन्हें यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हाउ टू साइज़ द ओपीए, यानी हम इसको कैसे इसका साइज़ नापते हैं। इसका देखो, साइज़ नापने के लिए हमें मेज़र करना पड़ता है। जो हमारा माउथ का है, जो कॉर्नर है यानी इंसीजर जो पार्ट है, हमारे दांत होते हैं 32, उसमें इंसीजर के नाइन्स, प्रीमोलर, मोलर टीथ होते हैं। जो हमारा इंसीजर टीथ होता है उससे लेकर जो हमारा मैंडिबल का कॉर्नर होता है जॉ के पास, वहाँ तक इतना मेज़र करके हम इसे इंसर्ट करते हैं। ओके।
उसके बाद आता है हमारा इंसर्शन टेक्निक। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी इंसर्शन टेक्निक है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप से बताया गया है कि किस तरह से हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें कि पहले हम पेशेंट को पोजीशन देंगे, कैसी पोजीशन, सुपाइन पोजीशन विद हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। अगर उसको कोई ट्रॉमा नहीं है और ट्रॉमा के अंदर हम जो थ्रस्ट मैनूवर यूज़ करते हैं, ये हो गया हमारा पहला। दूसरा होता है होल्ड द एयरवे इन कॉन्केव साइड फेसिंग अप। देखिए जो एयरवे होता है, जैसे कि पेशेंट ऐसे लेटा हुआ है और आप इसके पीछे खड़े हो, तो जो उसका जो फेस है ना, वहाँ पे जो जैसे कि वो सांस ले रहा है, तो हमें उसे लाइक ऐसे होल्ड करना है कि वो कॉन्केव साइड में आए। उसके बाद आ जाता है इंसर्ट इनटू माउथ देन रोटेट 180 डिग्री व्हेन हाफ इन वे। अब क्या होता है, आप उसके पीछे खड़े हो और ये उसका फेस है, अब आप उसके अंदर उसको इंसर्ट कर रहे हो। इंसर्ट करने के बाद उसको 180 डिग्री रोटेट करना है इस साइड में। ऐसे रोटेट करने से क्या होता है, जैसे कि आपने देखिए ये उसका माउथ है, आप उसके पीछे खड़े हो और उसको इंसर्ट कर रहे हो, तो इंसर्ट उसको ऐसे 180 डिग्री करना है ताकि वो जो टंग है उसके पीछे तक चला जाए, पीछे तक, ठीक है। उसके बाद आता है प्लेस विथ फुल्ली फ्लेंज रेस्टिंग ऑन द लिप्स। उसके बाद जो उसके लिप्स होते हैं वहाँ पे उसको लाइक प्लेस कर देना है अच्छे से, ताकि वो अंदर तक इंसर्ट हो जाए ठीक ठाक तरीके से। ये तो हमारे इंसर्शन टेक्निक के 4 पॉइंट्स है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम अब आते हैं हमारे कॉम्प्लिकेशन। तो अगर हम कॉम्प्लिकेशन के अंदर बात करें तो जैसे कि इससे ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पहला गैगिंग एंड वॉमिटिंग। अच्छे से पता है आपको कि वहाँ पे हमारा जो क्या कहते हैं रिफ्लेक्स सेंटर प्रेजेंट होता है, तो वो गैग रिफ्लेक्स कर सकता है वापस, अगर वो कॉन्शियस है या सेमी कॉन्शियस है। तो अनकॉन्शियस है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके अलावा डेंटल ट्रॉमा, कई बार ऐसा होता है कि उसको लगाते हुए इंसर्ट करते हुए उसके दांतों में ट्रॉमा हो सकता है। उसके अलावा थर्ड हो सकता है उसमें लैरेंजियोस्पाज्म। इसके अंदर लैरेंजियोस्पाज्म की प्रॉब्लम हो सकती है अगर उसके अंदर उसके लैरिंक्स के अंदर इंजरी हो गई तो। और फोर्थ होता है ओरल म्यूकोजल इंजरी, और अगर हमने उसको ठीक तरीके से इंसर्ट नहीं किया या प्लेस नहीं किया तो ओरल म्यूकोजा के अंदर इंजरी हो सकती है। और उसके बाद आता है इम्प्रॉपर साइज और इनएफेक्टिव वेंटिलेशन। अगर हमने उसको सही से फिक्स नहीं किया तो या फिर जो उसका साइज है वो प्रॉपर नहीं लिया अकॉर्डिंग टू पेशेंट, तो जो वेंटिलेशन है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगा जैसे कि होना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सॉरी अगर पीछे से थोड़ी सी आवाज़ आ रही हो, इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा लैरेंजियोस्पाज्म। अब हमने लैरेंजियोस्पाज्म तो पढ़ लिया, पर ये क्या होता है इसके बारे में हमें नहीं पता, तो हम पढ़ेंगे लैरेंजियोस्पाज्म। ये क्या होता है, सडन इनवॉलंटरी क्लोजर ऑफ वोकल कॉर्ड कॉजिंग पार्शियल और कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अब जैसे ये इंसान का माउथ है, अगर उसमें कंप्लीट जैसे कि या तो हाफ या फिर कंप्लीट अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो वो क्या होगा, वो इंसान सांस नहीं ले पाएगा या फिर वो अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा, यानी कि जो उसका लैरिक्स है उसके अंदर स्पैज्म आ गया। स्पैज्म आपको पता होगा जैसे वो सिकुड़ गया है, सिकुड़ने की वजह से वो बंद हो गया है, जिसकी वजह से वो अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा है। उसके बाद हमारा ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। उसके बाद आता है हमारे कॉजेज़। इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं किसके, लैरेंजियोस्पाज्म में। पहला है तो एयरवे इरिटेशन ड्यूरिंग एनेस्थीसिया इंडक्शन और एक्सट्यूबेशन। कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं जिससे हमारा बार बार जो एयरवे है वो इरिटेट होता है, ऑफकोर्स वो इरिटेट होगा तो वो खुद को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, सिकुड़ जाएगा, जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो सकता है। दूसरा आता है सिक्रेशन ब्लड वॉमिटिंग इन एयरवे। अगर जैसे कि कोई भी ऐसे सिक्रेशन आते हैं बार बार जिसकी वजह से ब्लड आ रहा है वहाँ पे, तो उससे भी वो खुद को कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेगा, सिकुड़ जाएगा। तीसरा एस्पिरेशन, अगर वो एस्पिरेट करता है तो उससे भी वो खुद को सिकोड़ लेता है, जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो सकता है। उसके बाद है लाइट एनेस्थीसिया। उसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से कई बार समटाइम्स जो हमारा एयरवे है उसके अंदर स्पैज्म आ जाता है लैरिंक्स के अंदर। उसके अलावा हाइपोकैल्शियमिया, आपको पता है जो अगर हमारे अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है उसकी वजह से स्पैज्म आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जिसे हम टेटनी भी कहते हैं। तो ये कुछ इसके कॉजेज़ हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो पहला आता है हमारा स्ट्राइडर। इसकी वजह से हमें हाई पिच साउंड देखने को मिलेगा, ये इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नो एयर मूवमेंट डिस्पाइट चेस्ट एफर्ट। अगर जैसे कि एयर की मूवमेंट नहीं हो रही है उसके चेस्ट एफर्ट, जैसे कई बार होता है ना ऐसा कि वो सांस मतलब ऐसे लग रहा है कि वो सांस ले रहा है बेचारा, अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, पूरे एफर्ट्स डाल रहा है, उसके बावजूद जो उसके अंदर एयर नहीं जा रही है, तो ये पॉइंट है। उसके अलावा रिट्रैक्शन, जो आपने ये पिजन शेप्ड उसके चेस्ट के बारे में सुना होगा, फनल शेप चेस्ट के बारे में सुना है, तो ऐसे ही होता है, बेचारा वो पूरी कोशिश कर रहा है सांस लेने की पर सांस अंदर नहीं जा रही है, उसकी वजह से उसके चेस्ट का रिट्रैक्शन हो जाता है। उसके बाद आता है डिसैचुरेशन, उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑब्वियसली बात है जब वो सांस नहीं ले पा रहा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उसके बाद आता है साइलेंट चेस्ट।
जो सिंपल सी बात है, अब सांस नहीं जा रही है धीरे धीरे, तो जो उसकी चेस्ट है उसके अंदर स्पैज़म आ जाता है और वो धीरे धीरे जो एफर्ट्स दिख रहे होते हैं वो भी स्टॉप हो जाते हैं। उसके अलावा आता है पेशेंट लुक पैनिक्ड, कैन नॉट स्पीक और ब्रीथ। और पेशेंट है वो ना सांस ले पाता है ना कुछ बोल पाता है, वो बहुत ज़्यादा पैनिक दिखता है, जस्ट लाइक कि उसके साथ बहुत ज़्यादा कुछ बुरा हो रहा है। ओके, उसके बाद हमारा ये होते हैं हमारे साइन एंड सिम्टम्स। अब आता है हमारा मैनेजमेंट। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो पहला आता है हमारा रिमूव स्टिमुलस। जैसे कि अगर उसके अंदर कोई सिक्रेशन है या ब्लड वगैरह आ रहा है जिसकी वजह से बार बार वो इरिटेट हो रहा है हमारा म्यूकोसा, और जिसकी वजह से स्पैसिटी आ रही है, तो हमें वो चीज़ रिमूव करनी है। ऐसा कोई स्टिमुलस नहीं देना जिसकी वजह से स्पैज्म आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए। उसके अलावा हमें 100% ऑक्सीजन देना है ताकि जो उसके चेस्ट एफर्ट्स हैं वो वेस्ट ना जाए और उस तक एयर वेंटिलेशन पहुँचे, क्योंकि एयर नहीं पहुँचेगी तब भी स्पैज्म आने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा जो थ्रस्ट मैनुअर देंगे अगर अगर उसके अंदर कोई ट्रॉमा हो जाएगा तो। और उसके अलावा डीप इन एनेस्थीसिया, प्रोपोफॉल वगैरह, ये हमारा हो गया मैनेजमेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे अपन, ये हो गए हमारे पाँचवें, इसमें हम दे सकते हैं 5वां पॉइंट के अंदर सक्सिनाइल कोलिन। जैसे आप जानते हैं कि एक मसल रिलैक्सेंट है सक्सिनाइल कोलिन, ड्यूरिंग एनेस्थीसिया देते वक्त भी हम इसे यूज़ करते हैं। उसके अलावा जैसे हम ईसीटी देते हैं तब भी हम इसे यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होगा, जो उसकी मसल्स है वो रिलैक्स होंगी। और सीवियर केसेस में इंट्यूबेशन देते हैं। अब इतना ज़्यादा वो उसका स्पेसिटी आ चुकी है कि अब वो सांस ही नहीं ले पा रहा है। जब हम उसे मसल रिलैक्सेंट दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, वहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसे इंट्यूबेट करेंगे सीधा हम ट्रैकिया में होल्ड करके। आफ्टर दैट क्या कहते हैं उसको, ट्रैकियोस्टोमी करेंगे, बिकॉज अब उसे सांस हमें एयर देने की बहुत ज़्यादा नीड है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए किस चीज़ से रिलेटेड, लैरिंगोस्पैज्म एंड गुडेल्स एयरवे से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं कि आप को ये कितना समझ आया है या फिर आपके कहाँ पे जो पॉइंट्स थे वो वीक थे, उस हिसाब से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।